दोस्तों नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बुद्धिमान कहते हैं, ये क्या है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यानी कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है और दुनिया में कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट आज की डेट में अवेलेबल हैं और हिंदुस्तान इस होड़ में यानी कि इस रेस में कौन से लेवल पे है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी फंडामेंटल नॉलेज मिल जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके फादर यानी कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉन मैकार्थी को कहते हैं, जिन्होंने 1950 में ही सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का ये दो वर्ड्स यूज़ किए थे, जो कि बहुत ही फेमस हो गया। एक्चुअली जॉन मैकार्थी पहले शख्स थे जिन्होंने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आगे आने वाले 50 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्टेज है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि आगे आने वाले 50 साल यानी कि अगर हम 2050 की बात करें तो उसमें हमें सब जगह केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मिलने वाले हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट ये हमारे घर घर में पाए जाएंगे, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ कार घर घर में पाई जाती हैं ऑलमोस्ट। अब कौन सी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करती हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझने से कि पहले हमें ये जानना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस होता क्या है। जब कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज़ एक इंटेलिजेंसिया पे काम करती है यानी कि वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करती है तो उसे हम इंटेलिजेंट कहते हैं। जैसे अगर हमारे साथ कोई स्टूडेंट्स जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, जो बढ़िया काम करते हैं, जो बढ़िया पढ़ाई कर लें, चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट कर लें और इमीडिएटली उसे ग्रैब कर लें, तो उन्हें हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कहते थे। उसी तरीके से जब अगर कोई मशीन हमारे ह्यूमन कैलकुलेशंस को और या हमारे काम को इतने बेहतर या स्मार्ट तरीके से कर ले तो उसे हम इंटेलिजेंट मशीन कह सकते हैं। इसी वजह से आज की डेट में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ज़बरदस्त कोर्स करा रहे हैं और अपनी फ़ी चार्ज कर रहे हैं। तो आइए इसे समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब लेवल 1 का टाइम था यानी कि स्टेज 1 की हम बात कर रहे थे 1950s के टाइम, तो उस टाइम हमारे पास इतने ज़्यादा कंस्ट्रेंट थे, मीन्स हमारी लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम के जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के डिवाइस थे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी दी गई कि आखिर हम इसका लेवल कैसे बढ़ाएं। तो स्टेज 2 जब आई तो स्टेज 2 में हमने जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के डिवाइसेस थे उसमें हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए हमने उनकी लिमिटेशंस को और बढ़ाया, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो गई। थर्ड लेवल के जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस हैं जिन्हें रोबोट कहा गया, वो रोबोट इस तरीके से काम करते हैं कि उनकी अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर है। जैसे ह्यूमंस यानी कि हम मनुष्य, जो कि एक प्राकृतिक चीज़ है, हम नेचर की सबसे बेहतरीन रचना में से एक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद से निर्णय लेने की क्षमता है, जिसे हम सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर या सेल्फ डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी या क्वालिटी कहते हैं। जब हमारे प्रेजेंट डेज के जो हमारे ह्यूमनाइड रोबोट हैं उनमें जब डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जब डेवलप हो गई तब वो ह्यूमन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। यही खतरा इस टाइम पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। लेकिन बात ये है कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर हम 200 या 300 साल पहले की बात करें तो उस टाइम कभी भी मनुष्य ने ये नहीं सोचा था कि हम आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन साइंस ने इसे कर दिखाया और आज की डेट में हम आसमान में उड़ना तो क्या, हम अंतरिक्ष यानी कि स्पेस तक में पहुंच गए हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया है। ये सारे के सारे अगर इसमें हम ध्यान दें तो इसमें सब जगह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य या निर्णय लेने की एक बुद्धिमत्तापूर्ण क्षमता ही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम चंद्रयान 3 में भी देखें तो उसमें जो रोबोट्स लगे हुए हैं और उसमें पेलोड्स लगे हुए हैं, ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक जीता जागता नमूना है। अब जब ह्यूमनाइड रोबोट की बात आई तो इसमें ये देखा गया कि इसके पास एक अपनी सेल्फ मेमोरी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं।
इसे एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर किसी के घर जाना है तो हम दरवाज़ा ढूंढेंगे कि हाँ दरवाज़ा कहाँ है, न कि हम दीवार से छलांग लगाने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से अगर हमें ये काम रोबोट से कराना है तो सबसे पहले हमें रोबोट की मेमोरी में ये फीड करना पड़ेगा कि किसी भी घर में घुसने के लिए हमें दरवाज़ा जो कि एंट्रेंस होता है उसमें से हमें जाना पड़ेगा। अब ये देखिए कि अगर ये है कि दरवाज़ा खुला है तब तो वो चला जाएगा। इन केस जैसे अगर दरवाज़ा बंद है या लॉक है, उस कंडीशन में रोबोट क्या करेगा, अगर ये आगे की फीडबैक उसके अंदर नहीं होगी तो वो वहीं पर रुक जाएगा। अब ये मान लीजिए कि हमने अपने रोबोट को ऐसा डेवलप कर दिया है कि उसमें ये भी प्रोग्रामिंग हमने डाल दी है कि इन केस इफ़ द डोर इज़ लॉक्ड इन दैट कंडीशन व्हाट ही इज़ सपोज टू डू। तो अगर ये हो जाए कि जैसे मान लिए कि अगर डोर लॉक है, उस कंडीशन में अगर हमने ये उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी कि उसे दीवार के रास्ते से छलांग लगा करके करनी है, तो और अगर उस रोबोट में का मैकेनिकल सिस्टम स्ट्रांग है तो वो छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, उसमें छलांग लगाने की टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हमारे पास अगर दरवाज़ा अगर लॉक हो और हमें ये पता हो कि अंदर कोई सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम उस कंडीशन में दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसेंगे ताकि अंदर वाले जो व्यक्ति है उसे बचाया जा सके। यही प्रोग्रामिंग हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट में करनी पड़ेगी ताकि जब वो देखे कि अगर कोई सुसाइडल अटेम्प्ट अंदर हो रहा है तो उसके लिए जब डोर लॉक भी हो तब उसे डोर को तोड़ना है, यानी कि दरवाज़ा को तोड़ करके अंदर घुसना है। इसी तरीके से ह्यूमनॉइड सोल्जर्स बनाए गए हैं जो कि हर कंडीशन में दुश्मन के छक्के छुड़ाने या दुश्मन को मारने के लिए तैयार रहते हैं। और चूंकि ये मेटलाइड फॉर्म में होते हैं, मेटल होते हैं, तो अगर इन पे गोलियां भी चलाई जाए तो इन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, इसमें कोई भी ह्यूमन लॉसेस नहीं होते और इसे हम फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से जो आगे आने वाली लड़ाई है, यानी कि भविष्य की जो भी फाइट होगी, जो भविष्य में जो वॉर होंगे वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ही फॉर्म में होंगे। यहाँ तक कि अमेरिका ने पहले ही इस टाइप के अपनी कुछ फौज तैयार कर ली है जिसे हम राइजिंग ऑफ मशीन कहते हैं। और अमेरिका की ही जो पुलिस है उसने स्नाइफर्स डॉग्स यानी कि रोबोटिक डॉग्स भी बना लिए हैं जो कि स्नाइफर डॉग्स की ही तरह काम करते हैं और क्रिमिनल के इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। रोबोट में सबसे पहले जो बेहतरीन एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना उसे हांगकांग की कंपनी ने बनाया था और सऊदी अरेबिया ने इसे सबसे पहले अपने देश की नागरिकता भी दे दी। अब ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ये अपने में सबसे इंटेलिजेंट थी क्योंकि ये एक मेमोरी बेस्ड और ऑटो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर का एक जीता जागता उदाहरण थी, क्योंकि इसमें मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम इन तीनों का एम्बेडेड फॉर्म डेवलप किया गया था, जिस वजह से इसमें खुद से निर्णय लेने की क्षमता, इनके अंदर कैमरे थे जो सेंसर्स की तरह काम करते हैं और इनमें एक्चुएटर्स होते हैं जो कि एक फोर्स को जनरेट भी कर सकते हैं और टॉर्क भी जनरेट कर सकते हैं। ये अपने सिर को घुमा सकते हैं और अपने गर्दन को भी घुमा सकते हैं और अपने हाथ को ऊपर नीचे चला सकते हैं और ये मनुष्यों की तरह चल भी सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सेंसर्स, एक्चुएटर्स और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का बेहतरीन नमूना है। अमाइका इस फील्ड में एक दूसरी ह्यूमनॉइड रोबोट है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक के ज़्यादातर जितने भी ह्यूमनॉइड रोबोट हैं वो फीमेल फॉर्म में ही बनाए गए हैं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और इनमें फेस डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन सेंसर्स लगे हुए हैं कि ये लोगों के चेहरे पहचान सकते हैं, ये 4-5 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। इंडिया ने जो रोबोट बनाया है वो फर्राटेदार हिंदी बोल सकती है, जिसका नाम रश्मि है। वो भोजपुरी में भी बात कर सकती है और वो आज की डेट के ह्यूमनॉइड रोबोट को कड़ी टक्कर दे सकती है। अब इसरो ने भी जो उसका गगनयान मिशन है उसमें इंसानों को न भेज करके सबसे पहले यही ह्यूमनॉइड रोबोट भेजेगा। अब इसरो ने जो बनाया ह्यूमनॉइड रोबोट उसने सिर्फ धड़ का ही हिस्सा बनाया है, यानी कि कमर से ऊपर तक का हिस्सा। इसरो ने जो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है उसका नाम व्योममित्र है और ये आगे आने वाले टाइम में बहुत धमाल करने वाली है। अब आइए ये ह्यूमनॉइड रोबोट इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर आप सोचें तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपने आप यानी कि ह्यूमन से कंपेयर करना पड़ेगा कि आखिर ह्यूमन क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन के पास यानी कि हम मनुष्यों के पास सेंस करने की क्षमता डेवलप है, क्योंकि हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। और जैसे मान लिए कि हम बहुत ही छोटे हैं, तो जब छोटा बच्चा रहता है उस कंडीशन में वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट से या अपने से बड़ों से ही इन्फॉर्मेशन गैदर करता है या इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। इसका मतलब अगर हमें ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना है तो उससे हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसके अंदर फीड करनी पड़ेगी। इसी वजह से उसके पास वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक कंप्यूटर के पास होती हैं, यानी कि उसका खुद का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी खुद की अपनी मेमोरी होती है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस वो सराउंडिंग से फीड की जाती है। राइट, वो लोगों के चेहरे पहचान सकता है, वो हर एक कंडीशन में वो बातचीत कर सकता है। क्यों? क्योंकि यही सारी इन्फॉर्मेशन उसे समाज से मिलती है या सोसाइटी से मिलती है या सराउंडिंग से मिलती है, वही इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फीड की जाती है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर ये ह्यूमनॉइड रोबोट ये काम कैसे करेंगे, व्हाट्स द पावर सोर्स ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट। तो इसके अंदर डीसी पावर सोर्स की बैटरी लगी होती है जो कि हाई पावर बैटरी होती है और ये सोलर सिस्टम पे भी काम करते हैं। मीन्स इनकी बैटरी रिचार्जेबल फॉर्म में होती है जिसे हम बाद में रिचार्ज कर सकते हैं और इनके मल्टीपल यूसेज हम कर सकते हैं। ये जो डीसी सोर्स होते हैं वो डीसी सोर्स एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कि 24 वोल्ट की बैटरी होती है। उसे कई कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और इसके अंदर मोटर्स लगे होते हैं। जैसे कि अगर इन्हें अपना सिर हिलाना है तो सिर हिलाने के लिए इनके पास मोटर होते हैं और ये मोटर एक्चुएटर्स की तरह इसमें टॉर्क जनरेट करते हैं और फोर्स अप्लाई करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। इसी वजह से ये जितने दूर जाना चाहें उतनी दूर जा भी सकते हैं और रास्ते में जैसे अगर कोई ऑब्स्टैकल या हिंड्रेंस आ जाए तो जिस तरह से ह्यूमन अपना रास्ता या तो बदल लेते हैं या उसे हम पार कर जाते हैं, उस पर छलांग लगाते हैं, उसी तरीके से ये रोबोट भी काम करते हैं। अब ये सारी चीज़ों को समझने के लिए जैसा कि मैंने टेक्निकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, एक वीडियो देखते हैं जिससे आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो देखा दोस्तों आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, और ये पूरी तरह से दुनिया को बदल देने वाला है और ये बहुत ही जल्दी
यानी कि 2050 तक ये स्त्री और पुरुष दोनों के अस्तित्व को चैलेंज करने वाला है और उनसे कई गुना बेहतर बन जाएगा। तो देखिए, ये तो इनकी अच्छी बात हुई। अब देखिए कि इसके नेगेटिव साइड क्या है, यानी कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि इनकेस अगर इनका सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो गया तो ये उल्टा काम करना चालू कर सकते हैं। क्योंकि मशीन है, मशीन की जब तक प्रोग्रामिंग सही है, कमांड सही मिल रहा है, तब तक तो ठीक है, वो हमारा काम बहुत ही आसान कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम इनकी प्रोग्रामिंग ख़राब हो गई, ये उल्टा काम भी कर सकते हैं, यानी कि ये मनुष्यों के लिए ख़तरा भी हो सकते हैं। तो हो सकता हो कि मनुष्य जाति जो नष्ट हो वो शायद ह्यूमनॉइड रोबोट की ही वजह से हो सकती है, लेकिन हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बात यह है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसी कंट्री में क्या होगा। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। उसका कारण ये है कि हमारे इंडिया में जो टॉप 10 सिटीज़ हैं, जिसे हम 1+ कैटेगरी सिटीज़ कहते हैं, वहीं पे ह्यूमनॉइड रोबोट्स अपना ज़बरदस्त कमाल दिखाएंगे। इसे सबसे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर लाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के पास सबसे ज़्यादा कैपिटल, सबसे ज़्यादा फंड होते हैं, तो वो अपने सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाएगा। उसके बाद इसका जो काम है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो सकता है। और थर्ड कैटेगरी आती है कि आम आदमी की ज़िंदगी में, कि जैसे कि मान लीजिए कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं वो हमारे लिए घर में हमारे लिए खाना बना सकते हैं, हमारे बर्तन साफ़ कर सकते हैं, हमें चाय सर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हुए। इसको हम लिमिट कर सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि ये हमारे लिए डेंजरस हो सके। ये इनके मेमोरी चिप को कंट्रोल करने से हो जाएगा आसानी से। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये डिफेंस सिस्टम में यूज़ करेंगे, यानी कि जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्मी होगी और जब हम कमांड देंगे तो ये बेहतर काम तो करेंगे। लेकिन इन केस अगर इनका सिस्टम करप्ट हो गया या किसी दुश्मन देश के हाथों को एक रोबोट लग गया, उसने अगर इसका सिस्टम करप्ट कर दिया तो वो आकर के उल्टा काम कर सकता है, अपनी फ़ौज का नुकसान कर सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं। लेकिन हम ह्यूमंस, चूँकि पहले ही मैंने बता दिया कि हम ह्यूमंस सब जानते हैं कि प्रकृति की सबसे बेहतरीन और विशिष्ट रचना है, इसको हम डेफिनेटली कंट्रोल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसमें आपको जानकारी मिली, कुछ ऐसा आपको लगा जिसने आपके दिमाग को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट या अपने सुझाव ज़रूर भेजें, ताकि उस पर हम काम करके उस पर आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उसे हम सॉल्व कर लें। धन्यवाद।